जानकी अपने कमरे में उदास और गुमसुम सी बैठी रहती थी क्योंकि उसके पापा की मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। जब से उसके पापा की मृत्यु हुई तब से उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। इसी बात को लेकर उसकी माँ परेशान रहती थी। एक बड़ा सा बंगला जिसके दरवाजे पर गार्ड खड़े थे। तभी एक औरत और आदमी रोते हुए वहां आते हैं और कहते हैं, हमें अंदर जाने दीजिए, मैडम हमारी रिश्तेदार हैं। आप जाकर उनसे कहिए कि उनके भैया भाभी आए हैं। गार्ड अंदर जाता है और थोड़ी देर में वापस आकर कहता है, मैडम ने कहा है उनके तो कोई भैया भाभी हैं ही नहीं, और अभी तुम लोग जो यहाँ से नहीं गए तो फिर यहाँ और भी गार्ड हैं, इसलिए चले जाइए। वह दोनों निराश होकर जाने ही लगते हैं कि तभी जानकी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ निकल रही होती है। उसे देखकर उसके भैया भाभी उसके पैरों पर गिर जाते हैं और उसे माफ़ कर देने को कहते हैं। तो इस पर जानकी अपने गार्ड्स राजेश से कहती है, इन्हें ले जाओ यहाँ से। क्या राजेश, तुम लोगों के यहाँ होते हुए भी यह मेरे इतने पास कैसे आ जाते हैं? हटाओ इन्हें यहाँ से, और आगे से यह लोग यहाँ दिखने नहीं चाहिए, यह ध्यान रखना। जी मैडम, वह तो इन लोगों ने कहा कि यह आपके भैया भाभी हैं, इसीलिए। इससे पहले राजेश अपनी बात खत्म कर पाता, जानकी कहती है, अच्छा तो कोई भी आकर कहेगा कि वह मेरा रिश्तेदार है और तुम मान भी लोगे? कहीं कल को उसी में से किसी ने मुझे ऐसे ही गोली मार दी तो? यह सब कौन थे जानते हैं? आज घर में बड़ी रौनक थी क्योंकि घर के बेटे रोहित की अभी अभी शादी हुई थी और उसका अपनी पत्नी मीता के साथ गृह प्रवेश था। घर में सब लोग खुश थे और जो सबसे ज़्यादा खुश थी वह थी रोहित की छोटी बहन जानकी। उसे भाभी के रूप में एक दोस्त मिल जाएगी, यह सोचकर वह 7वें आसमान पर थी। घर की लाडली जानकी सबसे बड़ा घुल मिल कर रहती थी। वह किसी भी बात को अपने दिल पर नहीं लगाती थी। उसकी माँ उमा जी उसे हमेशा कहती थी कि अब बड़ी हो गई है, थोड़ा जिम्मेदार बनो, कल को ब्याह कर दूसरे घर जाना है, वहाँ जाकर हमारी नाक कटवाएगी क्या? फिर भी उसके पापा कमलेश जी कहते, अरे मैं तो अपनी बेटी के लिए घर जमाई लाऊंगा, उसे मेरी बेटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरी बेटी क्यों चलेगी उसके हिसाब से? पापा के इस प्यार से वह और भी बेफिक्र हो जाती, पर किसे पता होता है हमारे जीवन का अगला पल कैसा होगा। ठीक उसी प्रकार अपनी आने वाली जिंदगी से बेखबर जानकी को एक दिन बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एक दिन उसके पापा कहीं जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। यह सदमा जानकी सह न सकी, वह एकदम शांत हो गई। वह अब ना तो किसी से बोलती, ना ही हंसती थी और ना ही खाने पीने पर कोई इच्छा ही जाहिर करती थी। यह सब देखकर उमा जी भी बहुत परेशान हो जाती हैं और वह मीता से कहती हैं, बहू तुम्हारी तो जानकी के साथ अच्छी बनती है, तुम ही अब उसे कुछ समझाओ ना। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ, मेरी वह एक भी नहीं सुनती है। इस पर मीता को बहुत गुस्सा आता है। अरे भाई, वह कोई राजकुमारी है क्या कि जिसकी घर में सब जी हुजूरी करें? नहीं खा रही तो मत खाए, कौन सा उसके ना खाने से कुछ हो जाएगा। हर किसी को मरना होता है, तो क्या उसके चक्कर में हम जीना ही छोड़ दें? मीता मन ही मन सोचती और फिर वह उमा जी से कहती है, माँ जी, जानकी को ठीक करने का मेरे पास एक सुझाव है। जानती हूँ अभी यह सही समय नहीं है इन सारी बातों के लिए, पर यही एक उपाय है।
तभी जानकी पापा जी के शोक से बाहर आ पाएगी। पर वह क्या है बहू, जरा खुलकर बताओ ना। अभी जानकी को ठीक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। पता नहीं मेरी बिटिया कब तक ऐसे घुटती रहेगी। उमा जी ने कहा, माँ जी क्यों ना एक लड़का देखकर जानकी के हाथ पीले कर दें। इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो वह घर के माहौल से दूर चली जाएगी और दूसरे पति का प्यार पाकर वह अपने गम से बाहर निकल जाएगी और मेरे सर पर से भी बोझ को खत्म हो जाएगा। यह बात मीता ने धीरे से बुदबुदा कर कहा था। शादी वह भी ऐसे हालत में, अभी तुम्हारे पापा जी को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। ऐसे में उसकी शादी, यह तो नामुमकिन है। उमा जी ने कहा, फिर माँ जी देखते रहिए जानकी को वैसे ही मरते हुए। भगवान ना करे पापा जी की तरह कहीं जानकी भी। इससे पहले मीता अपनी बात खत्म कर पाती, उमा जी कहती हैं, चुप करो बहू, ऐसी बातें करने से पहले तुम्हारे होठ नहीं कांपे? कैसी ऐसे बातें कर सकती हो तुम? अरे तुम्हें वह अपना दोस्त समझती है, इसलिए तुमसे कहा था उसे संभालने के लिए, पर तुम तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की बात कर रही हो। ठीक है माँ जी, फिर तो जो मर्जी आए वह करिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मीता यह कहकर अपने कमरे में चली जाती है। उमा जी को लगा यह बात यहीं खत्म हो गई, पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मीता ने यही बात उमा जी को बताने से पहले कहीं और भी कह दी थी। उसी रात रोहित आकर उमा जी से कहता है, माँ मीता ने सुझाव दिया था जानकी के लिए, उस पर आपने क्या विचार किया? कैसा सुझाव? अभी तेरे पापा को गए 1 महीना भी नहीं हुआ और ऐसे में शादी, वह तो इस घर की रीति रिवाज नहीं जानती, पर तू तो जानता है ना बेटा। उमा जी ने कहा, माँ अभी पापा तो चले गए, हम चाहें जितना उनके पीछे रो पीट लें, वह तो वापस नहीं आने वाले। ऐसे में हमें अपनी बहन पर ध्यान देना चाहिए, जो पापा के शोक में घुटती चली जा रही है। रोहित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे तुम वैसा ही करो, मुझे तो बस मेरी बेटी वापस चाहिए। उमा जी ने कहा। 2 दिन बाद रोहित और मीता उमा जी के पास आकर कहते हैं, माँ हमारी जानकी के लिए उमा ने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। आपको लगता था ना कि मीता को जानकी की चिंता नहीं है, पर देखो अगर आज सबसे ज़्यादा जानकी की किसी को चिंता है तो वह मीता ही है। हाँ जरा बताना मुझे कौन सा रिश्ता लेकर आई है बहू, जिसके तू इतने गुणगान कर रहा है। उमा जी ने अपने बेटे से कहा, माँ यह देखो लड़के की फ़ोटो, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और अमेरिका में सेटल है। नए देश में जाकर हमारी जानकी पापा तो क्या हमें भी भूल जाएगी। रोहित ने कहा, अच्छा और भी कुछ बताना है इस लड़के के बारे में? उमा जी ने कहा। उमा जी के इस बात से रोहित कहता है, और क्या बताना है? परिवार में माता पिता हैं, परिवार पर ना जाने से पहले यह तो बताओ कि लड़के की 2 बार तलाक हो चुका है और यह मीता का दूर का भाई है। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग किसी भी लड़के को भी मेरी लाडो के लिए ले आओगे और मैं बिना जांच किए उसके साथ अपनी बेटी को ब्याह दूंगी? तुम लोगों ने आज वह हरकत की है जिससे अब मेरा तुम लोगों से विश्वास बिल्कुल ही उठ गया है और अब तुम लोगों को मेरी बेटी के लिए रिश्ते लाने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने पापा के घर में है, उसके लिए यह घर है, वह कोई सड़क पर नहीं पड़ी है। उमा जी ने यह कहा और वहाँ से अपने कमरे की ओर
चली गई। देखा अपनी माँ को, उन्हें तो बस अपनी बेटी से ही प्यार है। कैसे कह गई है यह घर उनका है और जानकी का है, यहाँ हम बस मेहमान हैं। क्या बुराई थी मेरे भाई में? अरे इतने पैसे हैं उसके पास कि जानकी अगर दोनों हाथों से भी लुटाएगी तो भी पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, मीता ने कहा। अगले दिन उमा जी रोहित और मीता से कहती हैं, मैंने सोच लिया है कि जानकी अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, इसलिए उसके सामने शादी की बात ना करना। पर पढ़ाई? माँ, उसकी तो उम्र भी हो गई है शादी करने की। फिर यह सब करके आप क्या साबित करना चाहती हो? पापा अब नहीं रहे और जवान लड़की कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरे ही गले में बन जाएगी पूरी उम्र के लिए, रोहित ने कहा। तेरे गले वह कैसे? बेटा, वह शुरू से पढ़ाई में तुझसे ज़्यादा होशियार रही और अब जब उसके पापा नहीं रहे तो उसकी पढ़ाई छुड़वा कर शादी करवा दें, क्योंकि उसके भैया भाभी पर वह बोझ न बने। पर एक बात आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, इसका इस घर में बराबर का हक है और हमेशा ही रहेगा। और जो तुम लोगों ने उसे परेशान किया तो पूरा घर ही उसके नाम कर दूंगी। उसके पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, माँ तो जिंदा है, उमा जी ने कहा। उमा जी यह कहकर चली गईं, पर मीता और रोहित गुस्से से जलने लगे। तभी रोहित कहता है, यह माँ के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। इस घर से जानकी को भगाने से पहले इनका कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हमें सड़क पर ला देंगे यह माँ बेटी दोनों मिलकर। एक प्लान है मेरे पास। माँ जी हैं दमे की मरीज और उनकी ज़िंदगी है उनका इन्हेलर, और अगर घर से सारे इन्हेलर गायब हो जाएं तो मीता के ऐसा कहते ही रोहित खुशी से बोल पड़ता है, अगर वह गायब हो तो वह बुढ़िया भी दुनिया से गायब हो जाएगी और फिर मीता की शादी तुम्हारे भाई से पक्की और हमारा फ्लैट भी पक्का। पर तुम्हारे भाई को कहना कि थोड़ा बड़ा फ्लैट हमें दे, इतना ज़्यादा कमाता है फिर भी कितना कंजूसी कर रहा है। अच्छा बाबा, कह दूंगी, लेकिन पहले इस बुढ़िया को ठिकाने लगाने का प्लान तो बना लो, मीता ने अपने पति रोहित से कहा। एक रोज़ जानकी कॉलेज गई हुई थी और इधर मीता ने पूरे घर से उमा जी का इन्हेलर गायब कर दिया, जिससे सास का काम तमाम हो जाए। फिर उनके कमरे में जाकर कहती है, माँ जी क्या कर रही हैं आप? आपसे बहुत ज़रूरी काम है तुम्हें। हमसे भला कौन सा ज़रूरी काम पड़ गया भला? उमा जी ने कहा। वह क्या है ना माँ जी, जानकी की शादी है ना, तो सोचा आपके गहने उसके लिए पॉलिश करवा लेती हूँ। दीजिए गहने, मीता ने कहा। जानकी की शादी हरगिज़ नहीं, तू मुझसे यहाँ जानबूझकर उलझने आई है ना? जा निकल जा मेरे कमरे से, उमा जी ने अपनी बहू मीता से कहा। तो इस पर मीता ने उमा जी के बाल पकड़कर कहा, बस कर बुढ़िया, वरना इस उम्र में वो हाल करूँगी जो तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है। उमा जी की सांसें उखड़ने लगती हैं और मीता भी जानबूझकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी ताकि वह उत्तेजित हो जाएं और दौड़ा पड़ जाए। उमा जी को उसी हालत में छोड़कर वह उनके कमरे को बाहर से बंद कर चली जाती है और वह उमा जी का फ़ोन भी ले जाती है। लगभग 1 घंटे के बाद मीता उमा के कमरे में जाकर देखती है तो वह समझ जाती है कि यह बुढ़िया चल बसी। फिर वह दौड़कर इन्हेलर वहीं पर रख देती है जहां वह पहले से था, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इधर जब जानकी घर पर आती है तो अपनी माँ को इस हालत में देख अपने भैया भाभी के पास जाती है तो वह भी इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगते हैं
कि जानकी को उनके नाटक की भनक तक नहीं लगती। अब उमा जी तो चल बसी और इधर मीता ने जानकी की शादी के लिए राजी कर लिया। शादी वाले दिन जब मीता जानकी को कमरे में लेने जाती है तो वहाँ जानकी तो नहीं थी, पर उसकी एक लिखी चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने अपने भैया भाभी को लिखा था, आप लोगों का मुखौटा अब उतर चुका है और एक दिन मैं आप लोगों को आपके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। अभी तो ज़्यादा कुछ लिखने का समय नहीं है, बस इतना ही लिखूंगी कि आप लोगों को अगर मैंने अपने पैरों पर गिर कर नाक न रगड़वाई तो मैं भी अपने माँ पापा की बेटी नहीं, और खबरदार जो मेरा पीछा किया तो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मीता यह चिट्ठी लेकर दौड़ते हुए अपने पति रोहित के पास जाकर कहती है, यह देखिए जानकी भाग गई, अब मेरा भाई हमें नहीं छोड़ेगा। बारात दरवाजे पर खड़ी है, ऊपर से यह भी धमका कर भागी है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ पता कैसे चला। मीता ने कहा, जैसे भी चला हो, पर अभी इसे ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमें ना तो कोई फ्लैट मिलेगा और ऊपर से बेइज्जती होगी सो अलग। मीता ने कहा। रोहित तुरंत ही जानकी को ढूंढने निकल पड़ता है, पर उसे जानकी कहीं नहीं मिलती है। इधर जानकी अपनी बुआ के यहाँ जाकर उन्हें सारी बात बताती है और उसके बुआ और फूफा जी उसकी स्थिति को समझकर उसे अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जानकी वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वह अपना खर्च निकालने के लिए पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करने लगती है। अब उसका एक ही मकसद था, अपने माँ के कातिलों को सज़ा दिलवाना। वह दिन रात मेहनत करती। इसी दौरान उसके बुआ और फूफा ने बहुत साथ दिया। अंत में जानकी की मेहनत रंग लाती है और वह जिला कलेक्टर बन जाती है। जहाँ इधर जानकी कठिन संघर्ष कर रही थी, वहीं रोहित और मीता की हालत बहुत ही खराब थी। जानकी के शादी को छोड़कर चले जाने से मीता का भाई, जिसने उन्होंने काफ़ी पैसे लिए थे, वह चुकाने पड़े। ऊपर से जिस फ्लैट को पाने की आस में उन्होंने इस घर को बेचकर चले जाने की सोची थी, वह भी नहीं मिला और मीता के भाई ने गुस्से में आकर रोहित की पूरी दुकान भी बर्बाद कर दिया, जिससे उनके हालात खराब होते जा रहे थे। एक रोज़ सुबह सुबह रोहित के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और जब मीता ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था, जिसने शाम तक यह घर खाली कर देने का नोटिस देकर चला गया। नोटिस देखकर दोनों की आंखें भर गईं। एक तो पहले से तंगी में जी रहे थे और अगर अब यह घर भी ना रहा तो हम कहाँ जाएंगे। फिर रोहित उस आदमी से पूछता है, यह नोटिस किसने भेजा है? यहाँ की जिला कलेक्टर जानकी शर्मा ने भेजा है। यह घर उनकी माँ उमा देवी जी के बाद उनके नाम हो गया था, जिस पर आपने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। आज शाम तक जो आपने यह घर खाली न किया तो आपको इस घर से बाहर ज़बरदस्ती निकाल फेंक दिया जाएगा। उस आदमी ने यह कहा और चला गया। सुना आपने यहाँ के जिला कलेक्टर का नाम? वह वापस आ गई है, अब वह हमें नहीं छोड़ेगी। मीता ने अपने पति से कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ के साथ इसका भी काम तमाम कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जो तब नहीं किया वह अब कर दूंगा। रोहित ने कहा, पर अब तो वह इतने ऊंचे ओहदे पर है, वहाँ हम उसे एक खरोच भी देने जाएंगे तो हमें ही गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वह
अब कोई साधारण नहीं रही, बस एक उपाय ही है यह घर बचाने का। उसने जो अपनी चिट्ठी में लिखा था वही हम करें, मतलब उसके पैरों पर गिर कर थोड़े आंसू बहा लेंगे तो वह हमें माफ़ कर ही देगी, मीता ने कहा। यही सोचकर दोनों जानकी से मिलने उसके दफ्तर पहुंच जाते हैं। वहां तो जानकी उनको नहीं पहचानती, पर वह शाम को रोहित के पास घर खाली करवाने आती है। उसे देखकर रोहित कहता है, माफ़ कर दो हमें जानकी, उस वक्त हम तेरा भला ही सोच रहे थे। मानता हूँ वह लड़का तलाकशुदा था, पर तू किसी तंगी में ना रहे इसलिए हमने तेरी शादी वहाँ करवानी चाहिए। बस यही गलती थी हमारी, जो हमने तेरा भला सोचा, और शायद इस बात के लिए तू आज हमें बेघर कर रही है। रोहित ने कहा, हाँ जानकी, मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना, तुम भागने से पहले एक बार मुझसे तो बात कर लेती, मीता ने कहा, ताकि माँ की तरह आप लोग मेरा भी काम तमाम कर सको। और भैया, वह फ्लैट भी मेरे भले के लिए भाभी के भाई से ले रहे थे। भैया भाभी, आप लोग सच में बहुत अच्छा नाटक करते हैं, पर मुझे एक बात बताना है, आप लोग सच में इतने बेवकूफ़ हो या बस नाटक कर रहे हो? आपको क्या लगा मैं शादी से क्यों भागी? मैं इसलिए नहीं भागी कि मेरी शादी एक तलाकशुदा से होने जा रही थी। उस दिन जब मैं अपनी शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, माँ की याद के लिए उनकी डायरी अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर मुझे कहाँ पता था माँ की डायरी आप लोगों के गुनाहों का काला चिट्ठा था। माँ ने उसमें सब लिख डाला था, आप मेरी कहाँ और क्यों शादी करवा रहे थे, पर शायद माँ को आपके हाथों मरना पड़ेगा इस बात का पता नहीं था। वह जाते जाते वक्त बस 2 ही लाइन मेरे लिए लिख पाई, जिससे मुझे आप लोगों की सच्चाई का पता चल गया। जानकी ने कहा, माँ की मौत दमे के दौरे की वजह से हुआ था। तू झूठ में क्यों हमें फंसाना चाहती है ना? रोहित ने कहा, हाँ, और घर के सारे इन्हेलर हटा दिए गए थे, यह भी झूठ है क्या? जानकी ने कहा, सुनिए जी, वैसे भी यह अब एक ऊंचे पद पर है, झूठ सच कहकर हमें अंदर करवा ही देगी, तो अब जब अंदर जाना ही है तो इसको मार कर ही क्यों न जाएं। इसकी वजह से आज हमें यूं कंगालों की तरह भटकना पड़ रहा है। हाँ, मारा था, तेरी माँ को गायब किया था उनके सभी इन्हेलर, और अब तुझे भी उन्हीं के पास पहुंचा देती हूँ। यह कहकर मीता जानकी के नज़दीक बढ़ी ही थी कि पुलिस आ जाती है और रोहित और मीता को पकड़कर लेती है। हाँ भाभी, पता है माँ को आप लोगों ने ही मारा था, बस मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। डायरी में बस 2 ही शब्द बताकर लिख पाई थी, जिसे मैं तो समझ गई, पर सिर्फ उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। आज सबूत अभी जो आपने अपना जुर्म कबूल करके दिया, उसके आगे तो और किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं। मैंने जानबूझकर इन्हेलर की बात कही क्योंकि दौरे की वजह से माँ की जान गई, और यह जाहिर सी बात है, अगर उस वक्त माँ के पास इन्हेलर होता तो आज वह जिंदा होती। अब जाओ जेल की काल कोठरी में, और जिस तरह मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा था, खुद खुली सांस के लिए तड़पो अपनी पूरी जिंदगी। उसका इंतजाम अब मैं करूँगी। फिर जानकी ने दोनों को एक एक चाटा उनके जेल जाने से पहले लगा दिया, और कुछ सालों बाद जब मीता और रोहित जेल से रिहा होकर घर लौटे तो घर में ताला लगा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह कहाँ जाएंगे, यह सोचकर दोनों दौड़े दौड़े जानकी के
कदमों में गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगे, प्लीज़ जानकी बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी जानकी अपने भाई भाभी को माफ़ करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं भाभी, सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब जो आपके साथ है उन्हें अपना बनाइए और पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, क्योंकि माँ कहती थी अच्छे रिश्ते की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। और फिर जब एक हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं तो एक घर में रहने वाले लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं। पर अब उन्हें हमें अपना बनाना है, तभी तो घर में अपनापन महसूस होगा। तो इसी उम्मीद से अपने ससुराल जा रही हूँ कि जब कभी लौटूंगी मायका पहले से और बेहतर होगा। जानकी ने अपने भाई भाभी को वह घर लौटा दिया। अब जानकी के भैया और भाभी सुधर चुके थे। वह अपने बहन को बहुत प्यार और मान सम्मान दिया करते थे, लेकिन जानकी अपने माँ बाप की मौत को भुला नहीं पा रही थी। अपनी माँ का चेहरा उसके सामने आ ही जाता था। तो दोस्तों, जानकी ने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।